जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। धुरेड़ी की शाम को हुई चाकूबाजी का फरार आरोपी योगेश नकपुरे हुआ गिरफ्तार। गुलाल लगाने की बात को लेकर कारित हुई थी चाकूबाजी की घटना। वाराणसी नगर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 73 लोगों के द्वारा किया गया अतिक्रमण हुआ धराशायी। लोगों ने कार्यवाही को बताया भेदभावपूर्ण। मानसिक तनाव में आकर व्यक्ति ने मैग्नीज की 120 फीट खदान में छलांग लगाकर की आत्महत्या। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मीरकपुर की घटना। जिले में दिखा साइबर फ्रॉड का अनोखा तरीका। बिना ओटीपी के कट गया अकाउंट से 37,420 रुपए की राशि। फरियादी ने साइबर सेल में की शिकायत। नगर पालिका का आगामी वित्तीय बजट फंसा पेश में। बालाघाट को मॉडल शहर बनाने का सपना। सीएमओ पक्ष और विपक्षी पार्षदों को भी नहीं है इस बजट की जानकारी। डबल मनी के सरगना सोमेंद्र कंकरानी सहित 4 आरोपियों के विरुद्ध विद्वान अदालत ने जारी किया स्थायी वारंट। विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने डबल मनी के मामले में फरार आरोपियों के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया है। आपको बताया कि विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री तिवारी की अदालत में डबल मनी के मामले में चल रहे विद्वान अदालत में इस मामले में डबल मनी के आरोपी सोमेंद्र कंकरानी सहित अन्य आरोपी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। विद्वान अदालत ने थाना लांजी के अपराध क्रमांक 177/22 धारा 21(1) 21(2) 21(3) एक्ट 2019 तथा 420, 406, 403, 201, 120B भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में फरार आरोपी सोमेंद्र पिता योगेंद्र कंकरानी निवासी बोलेगांव थाना लांजी, तामेश पिता रामप्रसाद मंसूरे निवासी ग्राम कोकना थाना किरणापुर, राकेश पिता रामप्रसाद मंसूरे ग्राम कोकना थाना किरणापुर, प्रदीप पिता दिनेश कंकरानी निवासी ग्राम बोलेगांव थाना लांजी निवासी के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया है। स्थायी वारंट जारी होने के बाद डबल मनी के इन आरोपियों की बालाघाट पुलिस के द्वारा पतासाजी तेज कर दी है। आपको बताएं कि इन आरोपियों के द्वारा बालाघाट क्षेत्र की भोली भाली जनता को रुपए डबल करने का लालच देकर उनसे बड़ी राशि जमा कर ली है और उसके बाद यह सभी आरोपी फरार हो गए और इस अपराध की गिरफ्तारी से बचने अपनी उपस्थिति वे छुपा रहे हैं। प्रदेश के हर गांव को नशा मुक्त बनाने व युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए सरकार के द्वारा नशा मुक्ति अभियान व जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाता है और ग्रामीण महिलाओं के द्वारा भी ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्ति समिति का गठन किया गया है। परंतु जब महिलाएं ग्राम में अवैध रूप से शराब विक्रय करने वाले लोगों को शराब का विक्रय न करने की मांग करते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और पुलिस प्रशासन भी महिलाओं की मदद नहीं कर रही, जिससे महिलाओं में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। 16 मार्च को ग्राम पंचायत टेंगनीकला की नशा मुक्ति समिति के बैनर तले 1 सैकड़ा से अधिक महिलाएं थाना पहुंचकर थाना प्रभारी व तहसील कार्यालय में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर ग्राम में अवैध रूप से शराब विक्रय करने वाले लोगों पर कार्यवाही व ग्राम को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करने की मांग की। वह मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की भी शासन प्रशासन को चेतावनी दी। नशा मुक्ति समिति टेंगनीकला के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्राम में कुछ लोग अवैध रूप से शराब का विक्रय कर रहे हैं और शराब का सेवन करने के लिए बाहर के लोग भी आ रहे हैं।
जिससे वे नशे की हालत में परिवारजनों को व किसी से वाद विवाद करते हैं, जिससे ग्राम का माहौल खराब होने के साथ ही परिवार के लोग भी मानसिक रूप से परेशान हैं। अभियान यानी हमारे गांव टेकनी कला में बहुत तेज गति से दारू बिक्री है। ये समस्या बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी है और हम इस पूरी महिला इसी समस्या के समाधान के लिए हम लोग यहाँ पर आए। किस तरह से परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी इस तरह से हो रही है कि बहुत ज़्यादा दारू बिक रही है। हमने नशा मुक्ति अभियान का एक आंदोलन चलाया, उनके घर में जाके हमने पहरेदारी करी, फिर उनने हमको कहना चाहिए धमकी दिए हैं और गाली गलौज सब प्रकार से हमारी पूरी महिलाओं को धमकी दी गई कि इनको मारा भी जाएगा। प्लस संगठन कब बना है आपका? संगठन हमारा 5-7 साल हो गया। 13 मार्च। तो जैसे आपने इसकी सूचना भी दी होंगे थाने में, तो कभी सहयोग मिला है आप लोगों को? नहीं, पहली बार आंदोलन उठा है ना, पहली बार उठा है। अच्छा, पहली बार उठा। पहली बार। तो गाँव का कैसे माहौल निर्मित हो रहा है अभी? गांव का माहौल तो बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है ना। पूरे लेडीजों का योगदान है और कुछ पुरुषों का योगदान है, कुछ में ही कुछ शून्य मात्रा में क्योंकि नहीं है पुरुषों का योगदान शून्य मात्रा में है जो दिख ही रहा है। अधिकतर महिलाओं का योगदान, महिलाओं का ही संगठन है ना ये, तो इसलिए महिलाओं का योगदान बहुत अच्छा है, बढ़ रहा है। यानी अदर गांव वाले भी टेकनी कला में ही आके पी रहे हैं दारू। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि पूरी तरह हमारे यहाँ से दारू बंद हो जाए, टोटल बंद हो जाए और हमारे यहाँ दारू। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि हमारा गांव सुधरे और अपने सबका परिवार अच्छे से रहे। अच्छा, कितने जगहों में भी अवैध रूप से शराब विक्रय किया जा रहा है? हमारे गांव में दो जगह पे हो रहा है। तो कभी आपने थाने में ऐसा अवगत नहीं करवाया पूर्व में? जी नहीं, ये पहली बार है। हमने कोशिश की थी लेकिन इस कोशिश को नाकाम कर दी। पहले भी उठाए थे लेकिन बोल दी कि नशा मुक्ति हमारे टेकनी में नहीं हो सकती, कोई ऐसा खड़ा नहीं हो सकता नशा मुक्ति करने के लिए। लेकिन हम इस बार संगठन से सोचा कि इस बार हम कोशिश करके देखते हैं क्या होता है। उन लोगों को समझाइश नहीं दी आप लोगों को शराब पर विक्रय नहीं करना है? हाँ, हमने 2 दिन दिए थे। 2 दिन के लिए उनको आवेदन पेश किए थे कि आप नशा मुक्ति के लिए सतर्क रहें और नशा मुक्त मत करो, बेचो मत, नहीं तो बेचोगे तो हम आगे कार्रवाई कर देंगे। लेकिन उन लोगों ने बोले तुमको जैसा लगता है वैसा करो, हम बेचना। महिला दिवस के रूप में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो 8 मार्च को महिला दिवस मनाना था, उसकी जगह में होली होने के कारण वो 13 तारीख को मनाई गई है। यानी अलग अलग ग्राम पंचायतों में अलग अलग तारीख में, किसी यहाँ 12 को, कहीं 13, कहीं 14, कहीं 15। तो इसमें क्या हुआ, सब समूह की महिलाएं आई। हमारे पास में 18 से 19 समूह हैं हमारे ग्राम पंचायत में, जिसकी लगभग संख्या होती है 228 महिलाओं की। उसमें से 50% महिलाएं आई। उन्होंने ग्राम पंचायत एक वो बनाई कि हमको नशा मुक्ति अभियान करना क्या है। शराबबंदी हमारे गांव का बहुत पुराना मैटर हो गया है और कोई लाइसेंसधारी नहीं है शराब बेचने वाले। ये बेकारी लोग हैं, ठेकेदारों के माध्यम से शराब बेचते हैं और महिलाएं लोग ज़्यादा उससे उत्पीड़न हो रहा है उस गांव में। और क्या हमारे गांव से ज़्यादा दूसरे गांव के आके लोग शराब पी रहे हैं। 5 बजे से आना चालू हो जाता है, तो उसके कारण क्या बेकारी भी होती है और महिला मंडल ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ित है। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि बंद होना चाहिए हर प्रकार से। हमको शासन प्रशासन के माध्यम से, पुलिस थाने के माध्यम से हो तो हमको सहयोग मिलना चाहिए। दूरभाष में चर्चा में थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि टेकनी कला की महिलाओं ने ज्ञापन सौंपकर ग्राम को नशा मुक्त बनाने में सहयोग व ग्रामों में अवैध रूप से शराब का विक्रय करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम में पहुंचकर नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम नमस्कार बालाघाट। आकाशवाणी बालाघाट के रेडियो केंद्र से बीते 32 वर्षों से सुनाई दे रही है उद्घोषणा 1 अप्रैल 2023 से पूरी तरह से बंद हो सकती है और आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र महज एक रिले सेंटर रह जाएगा। यहाँ से स्थानीय कार्यक्रम बंद हो जाएंगे, जहाँ से सिर्फ भोपाल, दिल्ली और अन्य बड़े केंद्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बालाघाट केंद्र से रिले होंगे, जिससे आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे उद्घोषक और कंपेयर के समक्ष रोजी रोटी का नया संकट खड़ा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बालाघाट जिले में आकाशवाणी केंद्र 1992 में शुरू हुआ था, जहां आकाशवाणी केंद्र की स्थापना करने का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार व क्षेत्रीय कलाकार की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना भी था। लेकिन 32 वर्षों से चले आ रहे इस केंद्र से प्रसारण होने वाले प्रोग्रामों को बंद किए जाने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते यहां कार्य करने वाले कंपेयर और उद्घोषक जहां एक और बेरोजगार हो जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय कलाकारों को भी मंच नहीं मिल पाएगा। बताया जा रहा है कि वर्ष 92 में जब केंद्र शुरू हुआ था, उस समय से लेकर लंबे समय तक आकाशवाणी के
बालाघाट केंद्र से 3 सभाएं होती थी, जिसमें पहली सभा सुबह 5:53 से 11 बजे तक, दूसरी सभा 11 से शाम 5 बजे तक, तो तीसरी सभा शाम 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक शुरू रहती थी, जिसमें प्रत्येक सभा में 30-30 उद्घोषक कंपेयर की ड्यूटी लगाई जाती थी। जहां पूर्व में दोपहर की सभा को यह कहते हुए बंद कर दिया गया कि आमदनी कम और खर्च अधिक बढ़ रहा है। इसके बाद 10 जुलाई 2022 से शाम 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक होने वाली सभा को भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। वर्तमान समय में सुबह 5:53 से 11 बजे तक की एकमात्र सभा चल रही है। अभी सूत्र बता रहे कि 1 अप्रैल से सुबह वाली सभा को भी बंद किए जाने की योजना बनाई गई है। यदि सूत्रों से मिल रही जानकारी सच साबित होती है तो आपका अपना आकाशवाणी बालाघाट केंद्र महज एक रिले सेंटर बनकर रह जाएगा, जहां एक इंजीनियर सुबह आकर भोपाल, दिल्ली या अन्य किसी बड़े स्टेशन को बालाघाट से जोड़कर वहां प्रसारित होने वाले कार्यक्रम रिले कर देगा और बालाघाट से प्रसारित होने वाले लोकल कार्यक्रम पूर्णतः बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वर्तमान समय में बालाघाट से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में नमस्कार बालाघाट, आपके फोन आपके गीत, युवा वाणी, किसान वाणी, महिला जगत, जिले की चिट्ठी, लोक संगीत, कवि गोष्ठी, विभिन्न विषयों पर वार्ताएं, साक्षात्कार, फोन इन कार्यक्रम आदि प्रसारित होते हैं। यहाँ इन सभी कार्यक्रमों को स्थानीय प्रतिभाएं ही अपनी आवाज में पेश करते हैं। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रमों में तो राजस्थान, गुजरात सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों से आज भी फोन कॉल आते हैं, जहां से प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को जिले भर के लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं। यदि बालाघाट के आकाशवाणी केंद्र रिले सेंटर बना दिया जाता है तो फिर वहां एक और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच नहीं मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर बालाघाट जिले से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बंद हो जाएंगे। मैम, अभी वर्तमान समय में चर्चा चल रही है कि आकाशवाणी केंद्र के जो प्रोग्राम्स हैं उनको समेटने की तैयारी चालू है, क्या कहेंगे? समेटने की तैयारी पता नहीं है, इसका अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारी 3 सभाएं होती, जिसमें मॉर्निंग चलती थी, दोपहर और एक शाम की, तो 2 सभाएं तो बंद हो चुकी है। सिर्फ हमारी जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो भी चल रही है। गुना में कही जा रही है कि उसके बंद करने के, जो एक ही चल रही थी सभा मॉर्निंग की, उसको भी बंद करने के आदेश आ गए और उसी तर्ज पे बालाघाट को भी रिले सेंटर बनाने जाने की बात कही जा रही है। क्या ऐसा कुछ आदेश आया है अभी तक और क्या ऐसा संभव है? गुना का तो आदेश हो चुके हैं, गुना तो रिले सेंटर बना दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक बालाघाट पे ही नहीं आया है, आदेश नहीं आया है कि इसे रिले किया जाएगा। लेकिन हाँ, हमारी 3 सभाओं में से सिर्फ 1 सभा बची है। तो क्या ऐसा लगता है कि कोई ऐसी योजना है कि क्योंकि एक करके पहली सभा पहले दोपहर की बंद की गई, फिर शाम की बंद की गई, फिर गुना में अभी सुबह की भी बंद कर दी गई, तो क्या ऐसा अपने आप ही हो सकता है? हो सकता है, जब गुना हो रहा है तो ये तो हो सकता है, कभी भी आदेश आ सकते हैं। उचित कानून व्यवस्था और मुस्तैद प्रशासन होने के बावजूद भी साइबर क्राइम से जुड़े लोगों को ना तो कानून का खौफ है और ना ही कानून की रखवालों का डर। इसके चलते वे बेखौफ होकर साइबर क्राइम की वारदातों को अंजाम दे रहे। शायद यही वजह है कि लाख एहतियात के बावजूद भी जिले में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। जहां अज्ञानता के चलते साइबर क्राइम के मामलों में रोजाना ही इजाफा देखा जा रहा है। ऑनलाइन ठगी के लगातार बढ़ते जा रहे इन्हीं मामलों के बीच खैलांजी के ग्राम भजियादंड निवासी 24 वर्षीय युवक रवि पिता अर्जुन रहांगडाले के खाते से 37,420 रुपए की रकम ऑनलाइन गायब किए जाने का एक मामला सामने आया, जिसमें ठग गिरोह ने दूध व्यापारी रवि कुमार रहांगडाले को अपना निशाना बनाते हुए उसके एयरटेल पेमेंट बैंक से उस रकम को उड़ा दी। जहां ठगी का एहसास होते ही उन्होंने इसकी लिखित शिकायत कोतवाली पुलिस में। बताया जा रहा है कि तहसील खैलांजी के ग्राम भजियादंड के निवासी 24 वर्षीय रवि कुमार पिता अर्जुन रहांगडाले दूध का व्यवसाय करते हैं, जिन्हें किसी खाता धारक ने 15 मार्च की शाम 6:27 पर 37,420 रुपये का भुगतान किया था, जिसका मैसेज बैंक अकाउंट ने बाकायदा आया था। जिसके करीब 3 घंटे बाद ही रात्रि करीब 9:16 पर उनके अकाउंट में आई 47,420 रुपये की राशि अचानक कट गई। फरियादी के मुताबिक ना तो उसने मोबाइल में छेड़छाड़ की और ना ही किसी लिंक पर क्लिक किया और ना ही उन्हें किसी प्रकार का OTP आया था और ना ही उन्होंने किसी को अपना OTP दिया है। बावजूद इसके कि उनके बैंक अकाउंट में आई रकम कट गई, जिसका बैंक स्टेटमेंट निकालकर फरियादी ने साइबर सेल में अपना आवेदन प्रस्तुत कर पेमेंट बैंक अकाउंट से कटी गई उनकी रकम को वापस दिलाए जाने की मांग की। फ्रॉड हुआ, वो क्या हुआ, पैसे आए थे कहाँ से? के
तो वो 37,000 रुपये आया था खाते में। हाँ। उसके बाद में यानी 6:27 पे पैसा आया था। कब? कल शाम में। हाँ। यानी 15 तारीख को आया था पैसा। 15 तारीख के 9 बजे कट गया पैसा। किसने दिया था ये दूध वाले ने दिया था। कितनी? ये 37,420 रुपये जमा हुए थे। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के करीब 20 से 25 मजदूरों से 4 माह तक ईंट भट्टे में काम करवाकर उन्हें बिना मजदूरी दिए मारपीट कर भगाने का एक मामला सामने आया, जहां छत्तीसगढ़ के मजदूरों ने इस पूरे मामले की शिकायत श्रम अधिकारी से कर उन्हें मजदूरी दिलाने और मामले में इंसाफ दिए जाने की मांग की। मजदूरों का आरोप है कि गढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिचोरा के चारटोला में वे पिछले 4 माह से बंटू तिवारी नामक एक ठेकेदार के यहाँ ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करते थे, जहां ठेकेदार के द्वारा सप्ताह के सप्ताह सिर्फ खर्चा पानी के लिए पैसे दिए जाते थे, जबकि 4 माह की मजदूरी अब भी उक्त ठेकेदार के पास जमा है। आरोप है कि मजदूरों ने जब ठेकेदार से 4 माह की मजदूरी दिए जाने की मांग की तो ठेकेदार भड़क उड़े, जिसने उन्हें गाली गलौज कर मारपीट कर दिया और बिना मजदूरी दिए ही भगा दिया। जहां घर वापस आने के लिए किराया न होने और बच्चों को खाना खिलाने तक के इंतजाम न होने के चलते मजदूर जैसे तैसे कलेक्टर कार्यालय स्थित श्रम अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने श्रम अधिकारी को पूरी बात बताते हुए 2.5 लाख के करीब उनकी मजदूरी का भुगतान ठेकेदार से दिलाए जाने की मांग की। बताया जा रहा है कि श्रम अधिकारी से शिकायत करने पर मामला संज्ञान लेते हुए अधिकारी ने सभी मजदूरों को 3 से 4 दिन बालाघाट में ठहरने की बात कहते हुए उनकी मजदूरी का उस ठेकेदार से भुगतान कराने का भरोसा दिलाया है। लेकिन मजदूरों के पास वापस छत्तीसगढ़ जाने का किराया तो दूर की बात, उनके पास खाने पीने व ठहरने तक के इंतजाम नहीं थे। जब यह बात मजदूरों ने स्थानीय पत्रकारों को बताई तो पत्रकारों ने सभी मजदूरों को ठहरने और उनके खाने पीने का इंतजाम कराया। वहीं स्वयं श्रम अधिकारी से मिलकर इस पूरे मामले का जल्द ही निपटारा कराए जाने का मजदूरों को भरोसा दिलाया है। तो यहाँ सिझोरा में, ग्राम सिझोरा में, जहाँ सिझोरा है वहाँ चारटोला मेन गेट के सामने, टोल टैक्स बैरियर के सामने बंटू तिवारी का काम कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने 4 महीना हमको काम करवाया और अंत में पैसा देने से इनकार किया, मारपीट करने लगे और वहाँ से भगा दिया। अच्छा। लगभग कितने लोग काम कर रहे थे और कितने लोगों का कितना पैसा बाकी है? हमारा अभी सब कुल मिलाकर सबका 2.5 लाख से ऊपर पैसा राशि बाकी है। पिछले साल 3 मार्च को कोसमी क्षेत्र में पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाई की हत्या के बाद ग्रामीणों ने जिस प्रकार से पुलिस के साथ हिंसा कर कानून व्यवस्था बिगाड़ी थी, उन पर अब पुलिस वीडियो फुटेज की मदद से हिंसा करने वालों को पहचान कर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि गत वर्ष जिला पंचायत सदस्य डाली दमाई की हत्या के बाद कोसमी में कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा आक्रोश जताते हुए पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसमें सीएसपी सहित कुछ पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। इसमें पुलिस के द्वारा लगभग आधा दर्जन लोगों पर कार्रवाई की गई थी। उसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। उसमें बीते दिनों देवेंद्र वैष्णव, शिवम दमाहे, राजा उर्फ मानसिंह, रामू नकपुरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। वही सुनील कावरे, कैलाश नागपुरे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण थाना प्रभारी प्रकाश भास्कर के द्वारा बताया गया कि जो 2 फरार आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है। वह जो अन्य लोगों के द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया गया था, वह पुलिस पर जो पथराव किया गया था, उन्हें फोटो व वीडियो के माध्यम से पहचाना जा रहा है। जिस वक्त यह घटना हुई थी उस समय पुलिस के द्वारा वीडियो बनाए गए थे, जिनकी मदद से अभी लोगों को पहचाना जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लगभग अभी 2 दर्जन लोगों को वीडियो में पहचान लिया गया है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। मार्च माह से लगातार बढ़ने वाले तापमान में इन दिनों लगातार गिरावट देखी जा रही है, जहां तापमान बढ़ने की जगह लगातार तापमान कम होते जा रहा है। शुष्क हवाओं के चलते आए दिन मौसम में हो रहे लगातार बदलाव के बीच जिले भर में हल्की बूंदाबांदी के भी आसार बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर बने चक्रवात के चलते वहां बदले मौसम का असर मध्य प्रदेश सहित प्रदेश के अन्य सीमावर्ती इलाकों में भी पड़ा है, जिसके चलते 3 दिनों तक मौसम के कुछ इसी तरह के बने रहने के आसार बने हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में बने चक्रवात के चलते बुधवार की शाम जिले के मौसम में अचानक परिवर्तन भी देखा गया था, जहां शाम 5 बजे के बाद मौसम अचानक शुष्क हो गया और हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने लगी। इसी बीच गुरुवार सुबह हल्की ठंडी हवाओं के साथ अचानक मौसम सुहाना हो गया और जुलाब मुख्यालय सहित जिले के अन्य तहसील व ग्रामीण अंचलों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। उधर मौसम में आए अचानक बदलाव के बीच मौसम विभाग ने नगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक मौसम के कुछ इसी तरह के बने रहने और हल्की ठंडी हवाओं के साथ जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई। अपर सत्र न्यायाधीश भू भास्कर यादव की बैहर की अदालत ने नक्सली दिलीप उर्फ गुहा ओई के 44 वर्ष ग्राम माटे थाना रूपजर निवासी को अदालत में चल रहे एक मामले में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला 20 मई 2015 का है, जब इस नक्सली को सोनगुड्डा के जंगल में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला पुलिस पार्टी पर हमला करने से संबंधित था। अभियोजन के अनुसार 20 मई 2015 को पुलिस अधीक्षक बालाघाट को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नक्सली दिलीप उर्फ गुहा अपने साथियों के साथ सोनगुड्डा पुलिस चौकी के आसपास जंगल में देखा गया और पुलिस के मुखबिरों को मारने की नीयत से तथा तेंदुपत्ता तोड़ाई के ठेकेदार व मुंशियों से अवैध वसूली की योजना में जंगल में घूम रहा है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा हाकपोस को मिलाकर 3 पार्टियां बनाई गई थी। सोनगुड्डा के जंगल में सर्च हेतु वे निकले। शाम 6:30 बजे कटंगकुला और कुर्रे झोड़े के बीच जंगल में 6-7 लोग दिखाई दिए, जिनके हाथ में हथियार थे। उन्हें आत्मसमर्पण की चेतावनी भी दी गई। तब उन्होंने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। जवाबी फायर के दौरान एक नक्सली लड़खड़ाकर गिर गया, जिसके बाद उसके साथी हथियार उठाकर भाग गए। गिरे हुए नक्सली को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम डीवीसी सदस्य दिलीप उर्फ गुहा बताया और स्वयं को उत्तर गढ़चिरौली गोंदिया डिविजनल कमेटी का सदस्य होना बताया। दिलीप ने अपने फरार सदस्यों के नाम जमुनाबाई उर्फ सागनबाई, संगीता, रघु उर्फ शेर सिंह, रामसी उर्फ संपत, दामा उर्फ राजेश होना बताया था। पूछताछ करने पर आरोपी दिलीप उर्फ गुहा ने स्वयं को कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नक्सल डिवीजन कमेटी का सदस्य होना बताया। दिलीप ने सन 1995 से लेकर गिरफ्तारी की तिथि तक किए गए आपराधिक गतिविधियों का खुलासा किया था। उसके आधार पर दिलीप के विरुद्ध थाना रूपझर व आसपास के अन्य थानों में अलग अलग मामले दर्ज किए गए। यह मामला पुलिस पार्टी पर हमला करने से संबंधित था। दिलीप उर्फ गुहा की निशानदेही पर उसके साथ द्वारा छिपाए गए हथियार, नक्सली साहित्य जब्त किए गए। संपूर्ण विवेचना के पश्चात दिलीप उर्फ गुहा के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 307, 353 और धारा 25, 27 शस्त्र अधिनियम, धारा 13 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया। बैहर के विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भू भास्कर यादव की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन आरोपी दिलीप उर्फ गुहा के विरुद्ध 143, 147, 148 धारा 25(1) ख आयुध अधिनियम व धारा 13 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। धारा 307/149 भारतीय दंड विधान के तहत आरोप प्रमाणित न होने पर विद्वान अदालत ने इसे इस अपराध से दोष मुक्त कर दिया है। विद्वान अदालत ने कहा कि आरोपी दिलीप उर्फ गुहा के विरुद्ध कोई पूर्व में दोष सिद्ध प्रमाणित नहीं की गई। यह आरोपी 7 वर्ष से ज़्यादा समय में अभिरक्षा में है। किसी ने आरोपी की जमानत का सार्थक प्रयास नहीं किया। ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा जुर्माना वसूल करना भी संभव नहीं हो पाता। अंततः विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थिति को देखते हुए आरोपी दिलीप उर्फ गुहा को धारा 143, 147, 148 के तहत आरोप में 2 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 3 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और 100 रुपये का अर्थदंड, धारा 25(1) क आयुध अधिनियम के आरोप में 2 वर्ष का कठोर कारावास और 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पंचायत प्रतिनिधि के रूप में जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए करीब 11 पंचों की पंचायत में सुनवाई न किए जाने का एक मामला सामने में आया, जहां उप सरपंच सहित अन्य 10 पंचों ने गांव के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर विपक्षी पंचों की सुनवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए मामले में वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की।
जिन्होंने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए गांव में बिना सहमति और बिना अनुमोदन के हो रहे कार्यों की जांच कराने, ग्राम समिति का गठन किए जाने, सभी निर्वाचित पंचों की सहमति और अनुमोदन के बाद ही कार्य करने और निर्माण कार्य में की जा रही अनियमितताओं पर अंकुश लगाने जाने सहित अन्य लंबित मांगों की पूर्ति किए जाने की गुहार लगाई। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने गांव के ही सभी 11 पंचों को इंसाफ दिलाया। क्यों आए थे? पंचायत में काफ़ी अनियमितताएं चल रही है। जब से चुनाव हुए तब से ना सचिव, ना सहायक सचिव और ना सरपंच हमारे किसी बात को आनाकानी करते हैं, सुनते ही नहीं, बोलते कि हमारे 11 लोगों की हमको ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं ही सब कुछ है। ना समितियों का गठन हुआ है आज तक। और हमने फर्स्ट प्रस्ताव लिए थे खाता खोलने का सरपंच महोदय का और नाली साफ़ करने का 17-18 वार्ड में, तो वार्ड की सफाई भी नहीं कर पाए और अन्य दूसरे कार्य करते जा रहे हैं बिना अनुमोदन के, बिना किसी उसके। तो मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार वेतन वृद्धि, राजपत्रित अधिकारी घोषित व पदोन्नति किए जाने की मांग को लेकर 16 मार्च से हाथ में काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। 19 मार्च तक उक्त मांगे पूरी नहीं होने पर 20 मार्च से सामूहिक अवकाश पर जाने की शासन प्रशासन को चेतावनी दी है। इसी कड़ी में नगर मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय में 16 मार्च को तहसीलदार राम बाबू देवांगन अपने दाएं हाथ में काली पट्टी बांधकर कार्य किया। उसके बाद भी मांग पूरी न होने पर 20 मार्च से 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से प्रदेश के राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति, नायब तहसीलदार को राजपत्रित दर्जा व राजपत्रित अधिकारियों की वेतन विसंगति को दूर करने की मांगों को लेकर समय समय पर आंदोलन करते आ रहे हैं, परंतु सरकार के द्वारा उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही है, जिससे तहसीलदार, नायब तहसीलदारों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है और अपनी जायज मांगों को लेकर अब उन्होंने 16 मार्च से हाथ में काली पट्टी बांधकर कार्य करने के साथ ही आंदोलन की शुरुआत कर दी। 20 मार्च से 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। अगर तहसीलदार, नायब तहसीलदार हड़ताल में चले जाएंगे तो राजस्व कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, जिससे आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक 15 तारीख को भोपाल में आयोजित की गई थी और शासन स्तर पर हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। इसमें से जो 2016 से पदोन्नति बंद है वो पदोन्नति किया जाना, नायब तहसीलदारों को राजपत्रित अधिकारी घोषित किया जाना और जो वेतन विसंगति है जिसमें विशेष रूप से ग्रेड पे बढ़ाने की मांग हमारी काफ़ी लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित है, किंतु शासन के स्तर पर इस पर कोई भी यथोचित कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं की गई है। इसलिए प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में जो राजस्व अधिकारी हैं, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आज से लेकर रविवार तक कार्य दिवसों में काली पट्टी बांधकर अपना कार्य करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके